Students, hi. So in this video we are going to discuss 4 chapters in detail. Yes, firstly I am going to explain you double entry system, and then we switch to books of original entry, that is journal, and then I'll close it off with chapter cash book and ledger with you. The reason why I'm explaining all these 4 chapters in one video because जिस रीज़न से आप जर्नल में चीज़ों को डेबिट क्रेडिट करते हो, तो जिस बेसिस पे आप उस चैप्टर में चीज़ों को डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे आप डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो, ऐसे ही तो नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी डेबिट कर दिया कुछ भी क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही तो नहीं कर सकते, राइट। कुछ रूल्स हैं, रूल्स बने हुए नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बेसिस पे ही आप अकाउंटिंग करते हो और सारे करते हैं आप अपनी सारे। तो जो जर्नल में जो रूल्स दिए हुए हैं वो रूल्स इस डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, राइट। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि भाई डबल एंट्री सिस्टम को स्किप करके डायरेक्ट उनको जर्नल आ जाएगा डबल एंट्री सिस्टम बिना पढ़े, तो मैं बता रही हूँ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाओगे आप। अगर आप रूल्स को समझ के जर्नल एंट्रीज नहीं समझोगे तो चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाना, आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी। डरोगे आप कि कोई मेरे से जर्नल एंट्री ना पूछ ले, और ये फैक्ट है। यस, दिस इज़ अ फैक्ट। तो इसलिए जो डबल एंट्री सिस्टम में रूल्स दिए हुए हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पहले कि भाई किस बेसिस पे हम डेबिट करते हैं, किस बेसिस पे हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करेंगे, देन फिर मैं आपको कैश बुक कराऊंगी और लेजर कराऊंगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है चैप्टर। डबल एंट्री सिस्टम आएगा तो आपको जर्नल आएगा, जर्नल आता होएगा तो आपको कैश बुक समझ आएगा, कैश बुक समझ आएगा आपको या कैश बुक चैप्टर की आपको नॉलेज होएगी, तभी आप लेजर कर पाओगे। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। बीच में से कोई भी चैप्टर आप उठा के अगर करने लगोगे तो आपको नहीं आएगा समझ। इसलिए मैंने ये 4 चैप्टर एक वीडियो में आपको कराए हैं। यही रीज़न है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा इंट्रो दूंगी कि क्या होता है, क्या एग्जैक्टली डबल एंट्री सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है वर्ड का, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इंट्रो दूंगी, उसके बाद फिर हम रूल्स करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में ही कि किस बेसिस पे हम डेबिट करते हैं, किस बेसिस पे क्रेडिट करते हैं, और फिर हम जर्नल करेंगे। एंड देन कैश बुक पे और लेजर पे तो थोड़ा ही टाइम लगना है अगर आपको जर्नल आ जाता है, जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, पहले मैं जस्ट रीड करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 2-3 लाइनें। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनीज वर्थ हैज़ टू fold aspect, the receiving of a value on the one hand and the giving of the same value on the other hand। कह रहे कि जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है, या फिर मनी की वर्थ, खुद मनी इन्वॉल्व होएगी या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू मनी के टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हो। तो उसके क्या कह रहे हैं कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं, ठीक है। द रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू ऑन द वन हैंड एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर हैंड। अगर एक जना रिसीव कर रहा है, एक जना ले रहा है उस मनी को, तो दूसरा जना दे रहा है। एक रिसीव कर रहा है तो दूसरा दे रहा है ना। तो इसी को कह रही है कि 2 पहलू है, 2 एस्पेक्ट हैं हर एक ट्रांजेक्शन के। This two-fold nature in all transactions must be recorded in the books। तो कह रहे कि ये जो 2-fold नेचर है ना, कि भाई एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू है। जैसे कि अगर एक जना बेच रहा है तो दूसरा ले रहा है ना, तो ये इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, अभी ऊपर से समझ लो। तो ये जो इसका नेचर है ना 2-fold का ट्रांजैक्शन का, मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड दिस गिव्स राइज टू द टर्म डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इससे ये टर्म आई है हमारी डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। फिर उसके आगे नीचे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
ऊपर वाली से तो हमें सिर्फ यही पता चला कि हर एक ट्रांजैक्शन में मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके दो एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, हर एक ट्रांजैक्शन के। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। करेगी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हैं अफेक्ट करेगी कम से कम 2 अकाउंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वो कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्नीचर इज परचेज्ड इन द बिजनेस, कह रहे कि अगर बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया गया है तो फर्नीचर इज इंक्रीजेज वेयर एज द कैश इज डिक्रीजेज। तो एक साइड आपका फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और क्योंकि आप फर्नीचर फ्री में नहीं लेके आ रहे, कैश दे के आ रहे हो बदले में, तो एक साइड आपका फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड कैश कम हो रहा है ना। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट्स ओनली 1 अकाउंट। ऐसी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट पे फर्क पड़े, और विच हैज़ ओनली 1 एस्पेक्ट, या फिर जिसका सिर्फ एक ही पहलू हो, एक ही एस्पेक्ट हो। नहीं, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगी आपको। जैसे हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे और 2 अकाउंट होंगे जिससे फ़र्क पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट्स पे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक तो फर्नीचर पे वो पड़ा, अफेक्ट पड़ा, और एक कैश पे पड़ा। एक साइड फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो दूसरी साइड कैश डिक्रीज हो गया। तो ये दो अकाउंट हो गए आपके, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। और इसमें एक लाइन ये बहुत मेरे को अच्छी लगी, इम्पोर्टेंट भी है। इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट द डबल एंट्री डज नॉट मीन दैट ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कह रहे कि डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि भी एक ट्रांजैक्शन को 2 बार ही रिकॉर्ड कर लो तुम, ठीक है, ट्वाइस। इसका मतलब ये नहीं है, बट इट मीन्स दैट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय ए ट्रांजैक्शन। पर इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट तो पक्का अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, उन 2 अकाउंट्स पे पक्का अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा अकाउंट्स पे भी पड़ सकता है, पर एटलीस्ट 2 बोला है। 1 अकाउंट रिसीविंग a benefit and the other account yielding a benefit. The person or the account receiving a benefit is debited. कह रहे कि वो पर्सन या फिर जो भी अकाउंट है या पर्सन है या पर्सन का अकाउंट है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट कर दो, ठीक है। एंड द पर्सन और द अकाउंट हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, या फिर वो अकाउंट या फिर वो पर्सन या फिर जिस अकाउंट से बिजनेस को कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है, उस पर्सन का अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मोटा मोटा बताया हुआ है, डिटेल में आगे अगले पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्या रूल है डेबिट क्रेडिट का। ये तो बस ऐसे ही बता दिया एक लाइन में। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको ये डेफिनेशंस दी हुई हैं 2। आप देखो, बुक को कंपेयर मत करना कि भाई आप अपनी बुक की लैंग्वेज मेरी बुक से मैच कर रहे हो कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। मेन चीज़ है कंसेप्ट, और जो वो कंसेप्ट है ना, आज से 30 साल बाद अकाउंट्स की बुक उठा के देख लेना, वही सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होएगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होएगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लिखने की, बुक का कवर चेंज हो सकता है, पर कंसेप्ट नहीं चेंज होएगा। सदियों से एक ही रूल चला आ रहा है जिसके बेसिस पे डेबिट क्रेडिट होता है, और वो सेम था, है और रहेगा, वो नहीं चेंज होएगा। सो आप कंसेप्ट समझो। आपकी बुक में जो भी डेफिनेशंस दी हुई है उसके बेसिस पे आप कोई भी एक याद कर सकते हो, जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं डबल एंट्री सिस्टम के, या फिर प्रिंसिपल्स बोल सकते हो आप, एक ही बात है। मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ, वैसे मैंने थ्योरी पार्ट कराना नहीं, मेरी मेन इंटेंशन है कि आपको मैं प्रैक्टिकल समझाऊँ। थोड़ा सा बिल्कुल सेकंड्स में बता रही हूँ बस मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट, ये तो हम मीनिंग में ही पढ़ चुके हैं ना, कि हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। 2 एस्पेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के।
every business transaction has twofold effect. That is it affects two accounts simultaneously. One of them is debited and the other is credited. बस वही है कि भाई एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, और दो एस्पेक्ट होंगे हर एक ट्रांजैक्शन के. फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट. कह रहे कि एक ट्रांजैक्शन में दोनों चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो सकती है, पर्सनल भी इम्पर्सनल भी. मतलब कि जो हमने मीनिंग में पढ़ा ना कि भाई डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं. तो वो जो दो अकाउंट्स है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो पर्सनल भी हो सकते हैं और इम्पर्सनल भी हो सकते हैं. अब पर्सनल इम्पर्सनल क्या होता है ये हम आगे डिटेल में करेंगे. ये देखो यहाँ पे पर्सनल इम्पर्सनल, यही है मेन अकाउंटिंग का रूल जिसके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज होती हैं. तो अभी इस पे आते हैं जब आपको ज़्यादा क्लियर होएगा. तो अभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में यही लिखा हुआ है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो वो दो एस्पेक्ट पर्सनल भी एक उनमें से पर्सनल भी हो सकता है, एक इम्पर्सनल भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है दोनों इम्पर्सनल होंगे, ज़रूरी नहीं है दोनों पर्सनल होंगे. फिर थर्ड, रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स. ऑब्वियसली बात है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप डेबिट क्रेडिट करते हो. अपनी मर्जी से नहीं, आप कुछ भी डेबिट कर सकते, क्रेडिट कर सकते. कुछ रूल्स बनाए हुए हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके बेसिस पे सारे अकाउंटिंग करते हैं. In double entries, one account is debited and the other is credited. It does not mean that any account may be debited and any account may be credited. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अकाउंट को डेबिट कर दोगे या कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. There are certain rules for debiting and crediting. कुछ रूल्स हैं सर्टेन जिनके बेसिस पे डेबिटिंग और क्रेडिटिंग होती है. एंड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर मेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स. और डेबिट और क्रेडिट इन रूल्स के बेसिस पे ही किया जाता है. फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है जी, अब आते हैं रूल्स पे. देखो जो तीन मेन चीज़ है ना, जर्नल एंट्री अगर आपको सीखनी है बहुत अच्छे से तो वो याद रखने हैं. अब से मेन चीज़ स्टार्ट होती है. वो मैंने थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आपको पता चल जाए डबल एंट्री सिस्टम होता है क्या, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए चैप्टर का. ये नहीं कि भी डायरेक्टली प्रैक्टिकल कराने लग जाऊँ मैं और चैप्टर में जो वर्ड गिवन है डबल एंट्री सिस्टम उसका मतलब ही ना पता हो. ठीक है जी, अब यहाँ से बी अटेंटिव. देखो तीन अकाउंट्स होते हैं आपके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पहले दो, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट. फिर पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो मेन जो रूल है ना जिसके बेसिस पे एंट्रीज होती हैं वो क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. चलिए जी, पर्सनल अकाउंट क्या होता है. अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है क्या नहीं आता. अभी के लिए बस ये तीन चीज़ें याद रखो. तीन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. First is personal accounts. The accounts which relate to an individual, firm, company or an institution are called personal account. तो बोला जा रहा है कि वो अकाउंट्स जो कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, इंडिविजुअल्स के अकाउंट है या फिर किसी फर्म के अकाउंट है. फर्म बेसिकली बोलते हैं जो अपने बिजनेसेस होते हैं ना, इसका एक अलग आप फर्म भी बुला सकते हो इन बिजनेस को. वो प्राइवेसी वर्ड होते हैं ना सिनोनिम्स, तो फर्म, बिजनेस, तो वो है. ठीक है, जिनको फर्म का मतलब नहीं पता हो क्योंकि आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट है. यार किसी इंडिविजुअल का अकाउंट हो या किसी फर्म का अकाउंट हो, किसी कंपनी का अकाउंट हो, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो. इंस्टीट्यूशन का अकाउंट जैसे कि यार ये जो बैंक्स नहीं होते ये इंस्टीट्यूट ही तो है, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो भी है मतलब इंस्टीट्यूशन, उनके अकाउंट्स ये सारे पर्सनल अकाउंट्स कहलाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ रामचंद्र कृष्ण चंद्र, अकाउंट ऑफ TCM लिमिटेड कंपनी आ गई है, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन में बैंक आ गया, आपका यूनिवर्सिटीज़ आ गई. ठीक है, फिर ये देखो आगे आ गया ना बैंक अकाउंट.
कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है जो बिजनेस का ओनर होता है ना, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, बिजनेस का जो मालिक होता है। तो जो उसका जो कैपिटल अकाउंट है प्रोप्राइटर का, वो अगेन इंडिविजुअल अकाउंट में आता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट में आता है। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स होती हैं जब जो बिजनेसमैन होता है वो जब ऑफिस में से पैसे निकलवाता है अपने घर के खर्चे के लिए, हाउस होल्ड यूज़, अपने घर के खर्चे के लिए जब बिजनेस में से पैसा निकलवाता है वो, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है पर्सनल अकाउंट के। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे क्लियर हो जाएगी कि किसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो आप कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इंडिविजुअल का होता है। वो इंडिविजुअल फर्म भी हो सकता है, खुद पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, या फिर किसी तरह का इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, डोंट वरी, आगे मेरे साथ करते जाओ चैप्टर, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब पता तो चल गया पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है, डेबिट द पर्सन अकाउंट, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है मेन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो गिवर है मतलब जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बस ये रूल है इसका पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है चीज़, कुछ भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो दे रहा है जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, डेबिट दैट पर्सन्स अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। उस पर्सन के अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, जो कुछ भी रिसीव हो रहा है उसको बिजनेस से, उसको जो कुछ भी रिसीव हो रहा है बिजनेस से, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट दैट पर्सन्स अकाउंट, और उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर दो हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, जिसने बिजनेस को कुछ दिया उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है जी। तो आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है, पेड ₹10,000 टू हरी। इस एंट्री से आपको क्या पता चल रहा है, दो चीज़ें इंक्लूड है इस एंट्री में। दो, जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा ना डबल एंट्री सिस्टम के मीनिंग में, कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, और वो अफेक्ट करते हैं दो अकाउंट को, एटलीस्ट 2 अकाउंट अफेक्ट करेगा एक ट्रांजैक्शन हमेशा, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसमें एक अकाउंट तो देखो कौन सा है, हरी का। पेड ₹10,000 टू हरी, 10,000 रुपये हरी को पे किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो एक तो हरी का अकाउंट अफेक्ट करेगा, और किसका करेगा, और क्या चीज़ इंक्लूड है इस ट्रांजैक्शन में, कैश है ना, कैश दिया जा रहा है ना। हरी देखो, पेड ₹10,000 टू हरी, हरी को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो हरी के पास आए ना 10,000, तो ये रिसीवर हो गया ना। और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। अब ये रिसीव कर रहा है 10,000 हरी, तो इसको क्या कर दो, डेबिट, है ना। और गिवर, अब इसमें ये भी तो बोला है ना कि जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। अब गिवर का नाम तो दिया नहीं हुआ यहाँ पे, गिवर तो हमें पता नहीं, पर ये चीज़ पता है कि जो बंदा गिवर है वो अपने हाथ से 10,000 रुपये दे रहा है, छोड़ रहा है 10,000 रुपये हरी के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट। क्योंकि जिसके पास कैश आ रहा है उसको तो हमने डेबिट कर दिया, ये देखो हरी डेबिट 10,000 से ही, पर जिसके हाथों से वो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है ना उसके हाथों से, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और अगर अमाउंट की बात करूं कि ये जो 10,000 कैसे आया,
तो यार अगर हरी 10,000 रुपीज़ रिसीव कर रहा है तो दूसरा भी तो 10,000 रुपये ही दे रहा है। अगर आप शॉप पे जाते हो, आप शॉप से 50 रुपये की चीज़ खरीदते हो, तो आप 50 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो तो अगला भी तो 50 रुपये की चीज़ ही दे रहा है आपको। तो ये हरी को जो 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, डेबिट कर दिए 10,000, तो जो इसको दे रहा है वो भी तो 10,000 दे रहा है। तो इसलिए यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, और ये डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। जो अमाउंट यहाँ पे होगा उतना, मतलब डेबिट में होगा, उतना ही क्रेडिट में होगा। ठीक है जी। तो एंट्री आ गई आपको समझ में कैसे हुई। इसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ये रिसीवर है तो इसको डेबिट कर दिया। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो कैश है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और होती है, देखो अकाउंट पहचानने होते हैं हमने कैसे, कौन सा अकाउंट है। तो इसमें दो चीज़ें, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इस ट्रांजैक्शन में हरी और कैश ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये चीज़ तो आगे हो गया आपको समझ में। अब हमने ना अकाउंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। कैसे? जैसे कि ये जो एक अकाउंट है, ये कौन सा है? ये जो हमने क्लासिफिकेशन में अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना। तो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, और जो अकाउंट में जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो रूल वहाँ पे लगाना होता है ट्रांजैक्शन में, और एंट्री करनी होती है, ये चीज़ करनी होती है। तो अब जो हरी है ना, हरी वो नाम है, इंडिविजुअल है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि जो अकाउंट इंडिविजुअल के हो, या फर्म के हो, या कंपनी के हो, या इंस्टीट्यूशन के हो, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट में आ गया आपका हरी, उसी में फॉल करता है ना ये हरी, नाम है ना पर्सन का, तो पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट ये बोलता है कि जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। तो इस रूल के हिसाब से हमने इसको हरी को डेबिट किया, क्योंकि ये 10,000 रुपये रिसीव कर रहा है, कर दिया जी डेबिट। अब जो कैश है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है? नहीं जी, पर्सनल अकाउंट नहीं है कैश, सिर्फ हरी पर्सनल अकाउंट है। देखो इसमें मैं यही चीज़ आपको समझा रही थी जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करा रही थी। ये जो था ना पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, कि जो एक एंट्री में जो रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन में, वो दोनों के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो सकते हैं, पर्सनल भी इम्पर्सनल भी। मतलब कि एक एस्पेक्ट पर्सनल अकाउंट से हो सकता है, एक एस्पेक्ट हो सकता है जो दो, मतलब एक ट्रांजैक्शन से जो दो अकाउंट पे फ़र्क पड़ता है ना, जो दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं, तो वो उनमें से एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है और दूसरा अकाउंट और रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही पर्सनल अकाउंट होंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखी हुई है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हरी पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है, क्योंकि मैंने आपको पर्सनल अकाउंट समझा दिया तो आपको समझ में भी आ गया। पर जो कैश, जो दूसरा है ना कैश का अकाउंट जो एक अफेक्ट कर रहा है, अब वो कैसे पता चलेगा वो किस पे फॉल करता है? तो वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा रियल अकाउंट में या नॉमिनल में। तो अभी के लिए आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ट्रांजैक्शन गिवन होगी आपको, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है। एक तो आपको पता चल गया, इस ट्रांजैक्शन से दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, एक कैश पे और एक हरी पे। मतलब जो टू फोल्ड एस्पेक्ट है ना, थ्योरी में पढ़ा था जो हमने पीछे, तो वो ये है हरी और कैश। अब आपको पता चल गया, आपने पर्सनल अकाउंट का मीनिंग पढ़ लिया, ये हरी तो पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, कि जो रिसीव कर रहा है उसको सिंपल उठा के डेबिट कर दो। तो इसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं हरी को, तो इसलिए हमने हरी को डेबिट कर दिया। अब कैश क्यों क्रेडिट हुआ? कैश क्यों क्रेडिट हुआ?
अभी के लिए इतना ही समझ लो कि भाई जो इसको 10,000 रुपये दे रहा है हरी को, है ना, जो बंदा इस हरी को 10,000 रुपये दे रहा है उसके हाथों से कैश निकल रहा है ना, जा रहा है, गिवर है वो, तो इसलिए वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अभी के लिए इतना समझ लो, आगे अगले रूल पे आते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। ठीक है जी। एक बार ये नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो इसका, पर्सनल अकाउंट का। वैसे जो मैंने आपको ये लॉजिक बताया ना, ये सही बताया, गलत नहीं बताया मैंने, बिल्कुल सही बताया। पर जैसे मैं आपको एक बारी पहला एक अकाउंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 3 मेन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल कर दिया क्लियर, रियल और नॉमिनल करने दो, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम मोहन। तो कह रहे कि रिसीव हुए हैं 5,000 रुपये मोहन से। तो इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? थ्योरी में पढ़ा था ना कि भाई 2 अकाउंट पे फर्क डालती है एक ट्रांजैक्शन। तो कौन से वो 2 अकाउंट है? एक तो मोहन का हो गया, क्योंकि ये गिवर है। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो मोहन इज द गिवर। और मोहन पर्सनल अकाउंट भी तो है ना। ये चीज़ देखनी है आपने एंट्री करते टाइम कि कौन सी चीज़ किस में फॉल करती है। तो मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट ये बोलता है कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। तो एग्जाम्पल 2 के अकॉर्डिंग जो मोहन है वो गिवर है, क्योंकि मोहन से रिसीव किए जा रहे हैं 5,000, तो ये गिवर है, ये दे रहा है 5,000 रुपये। तो इस मोहन को क्रेडिट कर दो, 2 साइड में आ जाएगा ये। और दूसरी चीज़ इसमें क्या, कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैश अकाउंट, क्योंकि ये जो रिसीव हो रहे हैं 5,000 रुपये, ये कैश ही तो रिसीव हो रहा है ना, कैश की फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, ये कैश दिया जा रहा है। तो कैश आ रहा है ना, कैश रिसीव हो रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन के आगे अकाउंट नहीं आएगा, टू मोहन। 5,000। अब मैं आपको इसमें ये चीज़ कह रही हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमें पता चल गया कि 2 एस्पेक्ट है, मतलब 2 अकाउंट पे फ़र्क पड़ रहा है, एक मोहन पे और एक कैश पे। तो हमने मोहन आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल इसमें यहाँ पे लगा दिया। तो अब जो दूसरा, ये जो कैश पे फ़र्क पड़ रहा है, ये कैश पे ये वाला रूल नहीं लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये इस पे जो पर्सनल अकाउंट में लिखा हुआ है ये वाला रूल नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा ये आगे आपको बताऊंगी। पर लॉजिक यही है कि मतलब कि यार अगला रूल भी यही बोलता है, मतलब जिसमें ये फॉल करता है ना, कैश अकाउंट जिसमें फॉल करता है, रियल या नॉमिनल। मतलब पर्सनल तो मैंने आपको समझा दिया, बचा रियल और नॉमिनल। तो रियल और नॉमिनल में से जिस भी अकाउंट में ये फॉल करता है कैश अकाउंट, वो भी यही चीज़ कहता है कि जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, बस बात वही है। तो लॉजिक यही है कि 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि मोहन गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। इसके आगे ये दिया हुआ है टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये खुद पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें। 3 चीज़ें दी हुई है, मतलब इसको पर्सनल अकाउंट को और क्लासीफाई किया हुआ है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थोड़ा सा सेकंड्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है जो ह्यूमन बीइंग का होता है, जो साक्षात आपके आगे बंदा खड़ा है या किसी बंदे का ही अकाउंट है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी बिजनेस का अकाउंट हो गया, या किसी बैंक का अकाउंट हो गया।
ठीक है, वो आर्टिफिशियल हो गया। मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैसे हो गया कि उसको चलाने वाला तो बंदा ही है, पर वो कंपनी के नाम पे है या किसी बैंक के नाम पे या किसी बिजनेस के नाम पे है, तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, ये देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के जो अकाउंट्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी खुद फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जैसे कि ह्यूमन बीइंग की होती है, बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। पर होते तो वो पर्सनल अकाउंट ही है, उनको चलाने वाला तो वो बंदा ही होता है, ह्यूमन बीइंग ही होता है। फॉर एग्जांपल एनी फर्म अकाउंट, किसी भी फर्म का अकाउंट हो गया, एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया, या किसी बैंक का अकाउंट हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, वो अकाउंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे, या फिर किसी पर्सन ऑफ ग्रुप्स को, सॉरी उल्टा बोल दिया, ग्रुप्स ऑफ पर्सन, हाँ ग्रुप्स ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। तो यही था। उसके आगे रियल अकाउंट। ठीक है, ये पीछे 3 थे ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मैंने आपको क्लियर कर दिया एग्जाम्पल के साथ। अभी रियल पे चलते हैं। रियल अकाउंट क्या बोलता है? Real accounts, the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money। वो accounts, उन सारी चीज़ों के accounts जिनकी वैल्यू मनी में मेज़र की जा सके। ठीक है, उसको हम रियल अकाउंट बोलेंगे। एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट। या फिर बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, और इस एंड हो गया ना, मतलब ये भी और ये भी। विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम रियल अकाउंट ही बोलेंगे। तो पहली चीज़ कि वो चीज़ें जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की। ठीक है जी, मेन यही है प्रॉपर्टी। विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकती है? कैश अकाउंट हो गया। बिजनेस की प्रॉपर्टी तो यार यही होगी ना, जो उसके पास नगद पैसे पड़े हैं, जो उसके पास फर्नीचर पड़ा है बिजनेस में जो यूज़ होता है, मशीन्स हैं जो बड़ी बड़ी, बिल्डिंग अकाउंट। गुडविल होती है इमेज, रेपुटेशन बिजनेस की। जैसे कि कैश अकाउंट तो आप समझते हो, एक कंपनी में कैश पड़ा हुआ जितना, तो वो प्रॉपर्टी होगी उसके पास। उस कैश से उसने फर्नीचर बाय कर लिया, बिजनेस में ज़रूरत थी, तो वो अगेन प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की। मशीन्स बाय कर ली, बिल्डिंग। गुडविल का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि आप काजल जो आँखों में लगाने वाला होता है, अगर सिंपल आप नॉर्मल 10-20 रुपए का बाय करने जाते हो तो आपको अच्छा खासा मिल जाता है ना, लगाने के लिए। मतलब उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। पर अगर आप लैक्मे का लेने जाओ तो आपको कितना सा मिलेगा? वो 250 रुपये का। ये जो है ना पेंसिल के आगे वाली निब, ये जो है सिक्का है, ये जो इस टाइप में होता है, और इतना सा होता है, इतना सा, बस इतना ही होता है जितनी ये पेंसिल है ना। इसकी जो अंदर वाला है काला काला, वो सिर्फ इतना सा हमें 250 रुपये का मिलता है। और दुनिया खरीदती भी है। क्यों खरीदती है? क्या रीज़न है? गुडविल है भाई। उसने लैक्मे जो ब्रांड है उसने गुडविल बनाई हुई है अपनी। तो समझ में आ गया गुडविल क्या होती है? ठीक है, तो रियल अकाउंट्स में वो चीज़ें आती हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं। एसेट इज द सिनोनिम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपका एग्जांपल दूं, आपके लिए प्रॉपर्टी क्या है, आपके लिए एसेट्स क्या है? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी +1 में हो ना आप, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है। अभी के टाइम पे आपके पास मोबाइल फ़ोन होएगा, कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप होंगे, व्हीकल्स होंगे, बस यही है ना आपके पास। आपके फादर के पास कैश होएगा लैक्स में, करोड्स में, 1000 में। किसी के पास बिल्डिंग्स होंगी, लैंड होएगी, लैंड खरीद रखी होगी, तो वो उनके लिए एसेट है। आपके लिए एसेट्स छोटे मोटे, उनके लिए बड़े। ठीक है जी, तो बिजनेस के लिए एसेट क्या होएगा? कैश हो गया, फर्नीचर, मशीन्स होगी, जो मशीन बड़ी बड़ी यूज़ होती हैं
बिजनेस में, उसकी गुडविल होगी, जो उसकी रेपुटेशन है, इमेज बनी हुई है जो पूरे मार्केट में, इंडिया में या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, अब इसका रूल समझ लो क्या है रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कह रहा है कि जो आ रहा है वो डेबिट कर दो और जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो। तो ये सिमिलर नहीं है कुछ, पहले वाला जो हमने रूल किया उससे सिमिलर है ना। पहला वाला क्या रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का कि भाई डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और जो क्रेडिट गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। और ये क्या कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। लैंग्वेज अलग है, मीनिंग लगभग सेम ही है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो अब इसका क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्नीचर फॉर ₹5,000 हैज बीन परचेज फॉर कैश। कह रहा है कि फर्नीचर बाय कर लिया 5,000 रुपये का कैश में। तो इस ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री करनी है। इफ को छोड़ दो, ये थोड़ा सा समझाया हुआ है इन्होंने थ्योरी लैंग्वेज में। इफ को छोड़ दो, मैं आपको डायरेक्ट एंट्री समझाती हूँ। अगर ये चीज़ गिवन हो तो इसकी एंट्री क्या होगी। फर्नीचर फॉर ₹5,000 हैज बीन परचेस्ड फॉर कैश। फर्नीचर बाय किया है कैश में। तो इससे दो अकाउंट कौन से, मतलब क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है इसमें। एक तो फर्नीचर है ना, और एक कैश। फर्नीचर और कैश इंक्लूड हो रहे हैं ना इसमें। टू फोल्ड एस्पेक्ट, जो दो एस्पेक्ट है, जो दो पहलू है, वो यही है। तो फर्नीचर खरीदा है ना, मतलब फर्नीचर आया आपके पास। तो फर्नीचर आया आपके पास, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। तो फर्नीचर, इससे ये तो साफ है फर्नीचर डेबिट होएगा क्योंकि फर्नीचर परचेज किया जा रहा है। दूसरी चीज़, कैश में किया जा रहा है, तो कैश आपके हाथों से गया तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 5,000 डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। अब अकाउंट पहचानो कौन से हैं। ये जो फर्नीचर अकाउंट है, ये जो फर्नीचर और कैश, इस ट्रांजैक्शन में जो ये फर्नीचर और कैश है, ये फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल तो चलो मैंने आपको समझाया है, नहीं अभी समझाना है। ये जो फर्नीचर है ये पर्सनल है या रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है। ऑब्वियसली रियल है। अभी हमने पढ़ा रियल अकाउंट की डेफिनेशन कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, इसमें फॉल करेगी रियल अकाउंट में। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये रियल अकाउंट है फर्नीचर। और रियल अकाउंट ये बोलता है कि जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो उठा के, और जो बिजनेस से चला गया व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट कर दो। तो बिजनेस में फर्नीचर आ गया 5,000 रुपये का, तो 5,000 से फर्नीचर को डेबिट कर दिया। और बिजनेस से कैश भी तो चला गया, नगद जो पैसे पड़े थे 5,000 रुपये वो भी तो चले गए, तो इसलिए कैश को क्रेडिट कर दो। और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। अब आया समझ पीछे जो पर्सनल अकाउंट में जो दो एस्पेक्ट जो फर्क पड़ रहा था। एक तो हरी वाला था, तो हरी तो पर्सनल अकाउंट है, और जो दूसरा कैश था, तो वो कैश में आपको क्या समझाना चाह रही थी, ये चीज़ है। कैश रियल अकाउंट में फॉल करता है। अब देखो पिछली ट्रांजैक्शन पे आओ, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। एक ट्रांजैक्शन में दोनों चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, एक साइड पर्सनल, दूसरी साइड इम्पर्सनल भी हो सकता है। देखो जी, ये थी ना एंट्री, पेड ₹10,000 टू हरी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हरी और एक कैश। तो हरी क्या है, पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, इसलिए इसको डेबिट कर दिया हमने हरी को। और जो कैश है वो कैश पे ये वाला रूल नहीं लगाओगे आप, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। कैश रियल अकाउंट है, अभी मैंने कराया आपको आगे रियल अकाउंट सेकंड पॉइंट में। कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट ये बोलता है कि जो भी बिजनेस डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट
वो होते हैं जो जो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की। और रूल ये बोलता है रियल अकाउंट का, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से जा रहा है वो उसको क्रेडिट कर दो। तो ये क्रेडिट क्यों हुआ कैश? पेड ₹10,000 टू हरी, तो जिसने ये पे किया है ना 10,000 हरी को, जो भी बंदा है, मेंशन नहीं है पर है, तो जिसने 10,000 रुपये पे किए हैं तो उसके बिजनेस से 10,000 रुपये जा रहे हैं या फिर उसके हाथ से 10,000 जा रहे हैं, तो इसके हाथ से चले गए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया उसको क्या क्रेडिट कर दो। तो उस रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे कैश क्रेडिट हुई है। ठीक है जी, इसको ना समझना है। अगर अब +1 क्लास में नहीं समझोगे ना, अब +1 क्लास में अगर ये गलती करोगे ना, पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी के पास पैसे आ रहे हैं, चलो जी डेबिट हो गया, ठीक है ये तो सही है। फिर कह रहा है कि क्रेडिट द गिवर, और इसी के अकॉर्डिंग ये कैश, इसी से रिलेट कर दो इसको, कैश को पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि ये कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट कर दिया। अगर ये गलती करोगे ना, सच्ची बता रही हूँ, एंट्रीज कभी नहीं आएंगी। ध्यान से समझो, पहले तो अकाउंट पहचानो। एक हरी इन्वॉल्व है, एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। हरी पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए इसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ये रिसीवर है, इसलिए इसको हरी को डेबिट किया गया। और कैश क्योंकि रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जिसने 10,000 रुपये दिए इसको, चले गए ना, इसके हाथों से चले गए जिसने भी हरी को दिए, तो इसीलिए ये क्रेडिट हुआ। ऐसे समझना आपने, अकाउंट्स को पहचान के। रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लगाओ, पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। ये नहीं है कि बस रूल पढ़ लिया जी, जो आया उसको डेबिट कर दो, जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो, और वही सोच के आप हरी के ऊपर लगा रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, लैंग्वेज इज सेम, लैंग्वेज सेम है, पर उसको आइडेंटिफाई करना, उसको जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो अलग है। आ गया होगा आपको समझ में, है ना। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल था, ये रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम मोहन। अब मोहन पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है तो ये गिवर है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। अब ये कैश अकाउंट डेबिट पता है क्यों हुआ? इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ डेबिट। रियल अकाउंट ये बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, बिजनेस में खासकर। तो ये ₹5,000, इसको 5,000 रुपये मिल रहे हैं मोहन से, तो बिजनेस में इसके कैश आ गया, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हुआ है ये डेबिट। ठीक है जी, यही समझाना था मैंने आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट पे। ठीक है, रियल अकाउंट मैंने आपको कवर करा दिया, एग्जाम्पल करा दिए इसके। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल के अकाउंट होते हैं, जो फर्म के अकाउंट होते हैं, जो कंपनी के या किसी इंस्टीट्यूट के, वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल ये होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट्स आते हैं। रियल अकाउंट्स बोलते हैं कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको रियल अकाउंट बोलते हैं, या फिर वो चीज़ें जिनको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सके, वो रियल अकाउंट होते हैं। मेन चीज़ ये है, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट। और इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया उसको डेबिट कर दो, जो बिजनेस से चला गया उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। इसी की रियल अकाउंट की, जैसे पहले इसकी की हुई थी ना, पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, कैश को आप गिन सकते हो ना हाथों से, देख भी सकते हो ना।
अच्छे से टच भी कर सकते हो, दिख रहा है आपको फिजिकली, उसकी प्रेजेंस दिख रही है, तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसको आप टच नहीं कर सकते पर है वो, ऐसा नहीं है कि वो है नहीं है, पर आप उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि गुडविल हो गया, गुडविल समझाया था ना, जो कंपनी की रेपुटेशन होती है, इमेज होती है तो है ही वो, एसेट तो है ही बिजनेस का गुडविल उसकी, पर वो एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, ठीक है, विच कैन नॉट बी टच्ड। फिर लास्ट डबल एंट्री सिस्टम का लास्ट जो तीसरा फाइनल अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। These accounts include the accounts of all expenses and income। इसमें वही चीज़ें आएंगी जो बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं, बस वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी इसमें। पहले एक बार ही वो देख लेते हैं इसका रूल क्या है और फिर ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। रूल है इसका, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। कह रहे जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेज हैं उसको डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम्स हैं या गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है। अब एक्सपेंसेस जैसे कि कौन कौन से, फॉर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस आर सैलरीज पेड। जैसे कि आप बिजनेसमैन हो, आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, तो खर्चा है ना, वो एक्सपेंस है ना आपके लिए, तो उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। रेंट पेड, रेंट पे करना आपने, उसको अगेन क्या करोगे? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया आपने, डिस्काउंट दिया किसी को, तो अगेन खर्चा हो गया, है ना। 5,000 की बजाय आपने उससे 4,500 ले लिया, उसको डिस्काउंट दे दिया 500 रुपये का, तो खर्चा हो गया, तो उसको अगेन डेबिट करोगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं, इससे पहले टर्म आती है एक डेटर्स। डेटर्स आपके एसेट होते हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसा उधार दिया होता है, जिनको पैसा क्रेडिट पे दिया होता है आपने, और इन फ्यूचर आपने उनसे पैसे लेने होते हैं। तो जब वो बंदे जिनको आपने पैसा दिया हुआ है उधार पे कि भी चल फ्यूचर में दे देंगे वो, तो जब वो बंदे, या फिर हम अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलेंगे उनको? डेटर्स, जिनको हमने पैसा दिया हुआ है क्रेडिट पे, जब वो डेटर्स हमें पैसा नहीं लौटाते तो हम उनको क्या बोलते हैं? बैड का मतलब क्या होता है? पता है ना बैड का मतलब? बैड डेट्स, कि भाई वो बैड डेट्स हो गए। अब डेट मनी विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, जो मनी डेटर्स से रिकवरेबल नहीं हो सकती उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस सारे डेबिट हो जाएंगे। और इनकम्स कौन सी? द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू इनकम्स आर कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हुआ आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिस्काउंट मिला आपको, तो आपके वो गेन और इनकम्स हैं, तो उनको क्या करोगे? क्रेडिट, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। रूल याद हो गए। पर्सनल अकाउंट बोलता है, पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल का अकाउंट हो गया, इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का, या फिर किसी भी फर्म का अकाउंट हो गया, वो इंडिविजुअल अकाउंट में आते हैं, सॉरी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये सारे इंडिविजुअल, फर्म के अकाउंट, कंपनी के अकाउंट, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट। और वो कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियल अकाउंट में फॉल करती है। और रूल ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से चला गया उसको क्रेडिट करो। फिर नेक्स्ट एंड फाइनल रूल इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स से रिलेटेड होता है, और इसका रूल ये कहता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। फॉर एग्जाम्पल, पेड ₹5,000 फॉर सैलरीज। अब इसमें ये चीज़ देखो, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? सैलरी का और कैश का, क्योंकि 5,000 दिए जा रहे हैं ना, कैश दिया जा रहा है। देखो, पेड ₹5,000 फॉर सैलरीज, तो 5,000 रुपये सैलरी देनी पड़ी एम्प्लॉयज़ को, एक एम्प्लॉय को या जितने भी हैं, तो 5,000 रुपये देने पड़े एज अ सैलरी। तो
ये जो सैलरी है, पहले ये देखो किस किस अकाउंट में फॉल करते हैं। ये जो सैलरी है ये पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा, रियल अकाउंट है ये, या ये नॉमिनल अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये खर्चा है, पढ़ा ना हमने। सैलरी देनी पड़ रही है, एक्सपेंस हो गया आपका। जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर है, जो भी बिजनेस का ओनर है, मालिक है, उसको उसका खर्चा हो गया, सैलरी देनी पड़ रही है उसे। तो कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है, उसको डेबिट कर दो। तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 से। दूसरी चीज़ कैश। अब कैश के ऊपर ये रूल नहीं लगा देना डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स ना। कैश रियल अकाउंट में फॉल करता है और रियल अकाउंट ये बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आपने ये सैलरी 5000 रुपये की पे करी, एम्प्लॉयज़ को दी, तो आपके बिजनेस से कैश चला गया, कैश कम हो गया, तो कैश चला गया, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया हमारा 5000 से। ठीक है जी। ऐसे आपने आइडेंटिफाई करके पहले अकाउंट पहचानना है। जौन सा अकाउंट पता चल गया कि भाई ये नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है, उसका रूल लगाओ और उसको डेबिट कर दो, या जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो, डेबिट हो रहा है डेबिट कर दो। ऐसी फिर दूसरी चीज़ देखो कि ये किस में फॉल कर रहा है। ये तो इसमें फॉल नहीं कर रहा है नॉमिनल अकाउंट में, ये तो रियल अकाउंट का है, कैश प्रॉपर्टी है ना बिजनेस की। और ये कैश कम हो गया क्योंकि सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ को, तो कैश चला गया बिजनेस से, तो चला गया तो क्रेडिट कर दिया। देखो लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सैलरी अकाउंट के आगे लिखा हुआ डेबिट द एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नीचे एक चीज़ देख लो, ये जो बॉक्स में दी हुई है, अगर रेंट अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। रेंट पे करना पड़ रहा है आपको, तो खर्चा है ना वो नॉमिनल अकाउंट में। पर अगर वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता है, या वो रेंट प्रीपेड रेंट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप दूसरी सिटी में गए, आपने रूम लिया, आप 3-4 महीने रह लिए उस रूम में, पीजी लिया या फिर रूम लिया, उस रूम में 3-4 महीने रह लिए और आपने किराया नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, तो वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आपने सर्विसेज तो ले ली पर आपने उसकी पेमेंट नहीं की। फिर प्रीपेड रेंट क्या होता है, यही एग्जांपल लो, आप रहने गए दूसरी सिटी में, आपने रूम लिया, आपने क्या किया, 3-4 महीने का पहले ही दे दिया रेंट ओनर को, पहले ही, रहने से पहले ही रेंट एडवांस में दे दिया आपने, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट। ठीक है जी, समझ आ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या होता है, प्रीपेड अकाउंट। तो कह रहे कि रेंट अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा, पर यही रेंट अकाउंट अगर आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाता है, मतलब पेमेंट करनी है, सर्विसेज ले ली पर पेमेंट नहीं की, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट हो जाता है ये रेंट से प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, पर ये सैलरी अकाउंट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो जाती है या सैलरीज प्रीपेड अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट में। अगेन वही मीनिंग है यार जो मैंने ऊपर बताया आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में क्या होएगा, आपने काम तो करवा लिया अपने एम्प्लॉयज़ से, पर उनको सैलरी नहीं दी, देनी है अभी, तो लायबिलिटी बनती है आपकी उनको सैलरी देनी। ये सैलरी प्रीपेड मतलब पहले ही दे दी सैलरी एम्प्लॉयज़ को, काम लिया नहीं अभी उनसे लेना है, पहले ही सैलरी पे कर दी, तो ये सैलरी प्रीपेड। मतलब कि ये चीज़ याद रख लो, सैलरी अकाउंट है सिंपल तो नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाती है, सैलरीज प्रीपेड हो जाती है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। कमीशन आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वही ऊपर वाली चीज़ कंटिन्यू हो रही है जो मैंने आपको समझाई। कमीशन आउटस्टैंडिंग या कमीशन एडवांस में मिल गया आपको तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट जब तक है नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। यही इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बन जाता है या इंटरेस्ट एक्रूड
वही एडवांस में मिल गया इंटरेस्ट, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी, 2 मिनट पॉज करके इसको ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि अगर ये हो तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, अगर ये बन जाए, इससे ये बन जाए तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको ये टेबल दिया हुआ है। ये टेबल आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि क्या चीज़ पर्सनल में आती है, क्या चीज़, वैसे मैंने बता दिया आपको अच्छे से, पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे देगा। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। पर्सनल अकाउंट में कैपिटल आ गई। कैपिटल क्या होती है यार, जो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ऐसे ही तो नहीं कर लेते, उसमें कुछ पैसा लगाते हो ना। 2 लाख, छोटा बिजनेस है तो 1-2 लाख में स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा बिजनेस करना तो 5-10 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे पहले, तो कैपिटल लेके आते हो आप, है ना, पूंजी लगाते हो, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। ठीक है जी। फिर आप प्रॉफिट्स अर्न कर करके 2 लाख से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर प्रॉफिट्स उसमें जोड़ के आप अपनी करोड़ों की कैपिटल बना लेते हो, तो वो होती है कैपिटल। ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट में आती है। ड्राइंग्स पता है ना आपको, जब बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक खुद अपने पर्सनल खर्चे के लिए जब ऑफिस से पैसे निकलवाता है, अपने बिजनेस से पैसे निकलवाता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। फिर बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन पर्सनल अकाउंट में आता है। डेटर्स अगेन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। डेटर्स जिनको आपने पैसा उधार पे दिया हुआ है और इन फ्यूचर लेना है। क्रेडिटर्स जिन लोगों से आपने लिया हुआ है पैसा उधार पे, तो वो अगेन पर्सनल अकाउंट में आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग अगेन पर्सनल अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीपेड अगेन पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, पता है ना आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब। फिर रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रियल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर वो चीज़ें जिनको मनी की उसमें मेज़र कर सकते हैं। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है। कैश आपने पे किया, कैश रिसीव हुआ, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ये सारे रियल अकाउंट्स के अंडर आएंगे। नॉमिनल अकाउंट, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, पर कमीशन आपने पे किया किसी को, कमीशन रिसीव हुआ, ये पे किया तो ये खर्चा है, ये रिसीव हुआ तो ये गेन है, आपका इनकम है। परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट पता है ना, जितने भी आपके खर्चे होते हैं या फिर इनकम्स होती हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। तो परचेजेस अकाउंट मतलब कुछ आप खरीद रहे हो तो अगेन खर्चा हो रहा है, तो उसको वो परचेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। सेल कर रहे हो आप, कुछ सेलिंग कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, तो इनकम हो रही है, उस पर गेन हो रहा है, तो जो इनकम और गेन है वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगेन खर्चा, सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, बेड डेट्स, रिटर्न ऑफ बेड डेट्स रिकवर्ड। तो यार आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके इस टेबल को याद नहीं कह रही मैं कि याद कर लो, बस एक बार दिमाग में ना बिठा लो कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट्स में आती है, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं, कैश, गुडविल, पेटेंट्स ये सारे रियल अकाउंट में फॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आती है। इनको अच्छे से याद कर लो, याद हो गए ना, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल मुंह जुबान नहीं आ जाएंगी आपको कुछ कैलकुलेट करने की, कुछ हिसाब लगाने की, कुछ याद करने की कि भाई ये कौन सा अकाउंट है और उस अकाउंट का क्या रूल है। उस अकाउंट का रूल लगाओगे तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ डेबिट होएगी, क्या चीज़ क्रेडिट। वो चीज़, उस चीज़ से बच जाओगे आप, और आपको ऐसे फटाफट आएंगी, चुटकियों में आएंगी एंट्रीज, मुंह जुबान नहीं आ जाएंगी। कोई आपसे एंट्री पूछेगा ना, आप फटाफट बता दोगे कि क्या चीज़ डेबिट होएगी, क्या चीज़ क्रेडिट होएगी। इसलिए मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, इसके बाद मैं जर्नल चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ अभी, तो उसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको एक बारी थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, 3-4 मिनट लगा के, सो डैट आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आ जाए। सो आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर, दैट इज़ जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। थोड़ा सा इंट्रो
और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है। द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कह रहे कि वो बुक जिसमें फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाए, पहली बार, जिस बुक में पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, उसको जर्नल बोलते हैं या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Journal is one of the basic books of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological day-to-day order according to the principles of double entry system। तो मतलब वही है, ये बोला जा रहा है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंट्स में अपने, तो जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है ना उसकी, वो जर्नल में होती है। ये चीज़ बोली जा रही है। उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, मतलब जो ओरिजिनल सोर्स क्या, जहाँ से वो ट्रांजैक्शन उठाई जा रही है, तो उस ओरिजिनल सोर्स से हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं पहली बार। फिर आगे क्या कह रहा है ये, व्हेन द साइज of the business is a small one, then it is possible to enter each and every transaction in the journal। कह रहे कि जब बिजनेस का साइज छोटा होता है तो ये पॉसिबल है कि हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जा सके। बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। कह रहा है कि पर जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, ग्रो करने लगता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये पॉसिबल नहीं रहता कि हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सब जर्नल। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, छोटा बिजनेस है, ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड कर दो। पर जब बड़ा हो जाता है बिजनेस, तो जर्नल में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जर्नल डिवाइडेड हो जाता है, सब डिवाइडेड हो जाता है, किसमें, सब जर्नल्स में। उसको क्या बोलते हैं, नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब बिजनेस का साइज लार्ज हो जाता है तो हम जर्नल में रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते, हम क्या करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं जर्नल को, किसमें, सब जर्नल्स में, और उसको क्या नाम देते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी। ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट सब्सिडरी बुक। कह रहे कि हर एक ट्रांजैक्शन अलग सेपरेट सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होती है। कैसे, मतलब वो सब्सिडरी बुक्स कैसे, किस टाइप की होती है, जैसे कैश बुक की जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इस कैश बुक की जो सब्सिडरी बुक है इसमें रिकॉर्ड कर लिया। परचेज बुक अलग से, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, तो ऐसे फिर हम अलग अलग इसको सब डिवाइड कर देते हैं। इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड मतलब वो करते हैं हम एंट्रीज, ऐसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा पता चल गया। अब हम चलते हैं एंट्रीज पे। ये है पहला इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेट है वो कैसे जाएगा, देखो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ से डेट का कॉलम बना दो, पहले पर्टिकुलर्स का बना दो। लेजर फोलियो में हम कुछ लिखते नहीं है, पर इसका कॉलम बनता है और आपने भी बनाना है। फिर आपका डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे डेट्स डालोगे यहाँ से उठा के जो क्वेश्चन में दी हुई है। फिर यहाँ पे एंट्रीज पर्टिकुलर्स में, फिर जो चीज़ डेबिट हो रही है, मतलब जो अमाउंट डेबिट हो रही है वही क्रेडिट होएगी आपकी, बताया मैंने, सेम जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट जो हो रहा है वो लिख दो, यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है वो लिख दो। अब पहली एंट्री है 2012 अप्रैल 1 सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कह रहे कि सियाराम ने इस बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो कैश क्या है, ये कैश क्या है, किस में आता है, रियल अकाउंट में फॉल करता है। रियल अकाउंट ये बोलता है कि रियल अकाउंट में क्यों फॉल करता है, क्योंकि ये कैश बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और रियल अकाउंट ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश के साथ, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होएगा, सियाराम होएगा क्रेडिट, नहीं,
इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ये एंट्री आए इस टाइप की, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हो, जैसे सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर यहाँ पे कोई और नाम आ जाए, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने की कोई भी एंट्री आए, तो ये देखो सियाराम का क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना, और ये गिवर है, दे रहा है ना ये कैश बिजनेस को, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ, तो ये गिवर है जो बिजनेस में कैश दे रहा है। तो किस फॉर्म में दे रहा है ये कैश, कैपिटल की फॉर्म में, कैपिटल लगा रहा है ये बिजनेस में, तो पर्सनल अकाउंट में आ गया ये सियाराम, और कैपिटल भी तो पर्सनल अकाउंट में ही आती है। अभी मैंने आपको बोला ना कि टेबल याद करने के लिए बोला था, उसमें आपको याद हो जो कैपिटल अकाउंट था वो क्या था, पर्सनल अकाउंट। तो इसके और फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और क्योंकि ये गिवर है सियाराम, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, किस फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, तो कैपिटल क्रेडिट होएगी टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है पहले अकाउंट्स को, फिर रूल लगाना और डेबिट क्रेडिट कर देना। कितनी अमाउंट है, 50,000 डेबिट में डालो, 50,000 क्रेडिट में डालो। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 2, डेट डाल दोगे अप्रैल 2। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बाय किए जा रहे हैं कैश में। तो ये जो परचेज गुड्स है ना, आप गुड्स खरीद रहे हो तो खर्चा है ना ये, और ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर दो, जो भी आपकी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट कर दो। तो परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदे, खर्चा हुआ। अब यार यहाँ पे ये दिमाग में मत वो रूल लगाना कि आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा ना। ये डेबिट तो होगा ये, नो डाउट, पर ये डेबिट पता कैसे होएगा, ये डेबिट इसलिए होएगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है, और नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है जो आपके खर्चे हैं ना उनको डेबिट कर दो। और क्योंकि आप यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स अकाउंट डेबिट तो करोगे नहीं, कभी नहीं लिखोगे ऐसे, ठीक है, याद रखना, गुड्स अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट लिख दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, कैश। तो आप जब खरीदारी कर रहे हो तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है ना, गया ना कैश, तो कैश किस में फॉल करता है, रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है वो उसको क्रेडिट कर दो। कैश जा रहा है बिजनेस से तो इसको क्रेडिट कर दो, तो इसलिए ये टू कैश अकाउंट, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। अमाउंट आगे गिवन है 20,000 ही डेबिट करो, 20,000 ही क्रेडिट करो। और ये क्या ब्रॉट फॉरवर्ड कैसे आया, ये अगले पेज पे चली गई ना, जैसे अपनी एंट्री यहाँ पे जगह नहीं बची, तो हमने कैसे लेके जानी है अगले पेज पे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे जितना भी अमाउंट यहाँ पे टोटल बनता है, और उसी को आगे ब्रॉट फॉरवर्ड कर दोगे, सेम कैरी फॉरवर्ड में जितना था उतना ही ब्रॉट फॉरवर्ड में 50,000, और फिर अपनी एंट्री स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो गाइज मेन चीज़ ये है कि बस ये दिमाग में नहीं रखना, जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। जो गोल्डन रूल्स समझाए हैं ना डबल एंट्री सिस्टम में, उसको याद रखो, उसी के हिसाब से पहले अकाउंट पहचानो कौन सा है, नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, उसका रूल लगाओ और उसको फिर डेबिट क्रेडिट करो। नेक्स्ट, अप्रैल 4, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। गुड्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, सुभाष से। तो इसमें जो परचेज गुड्स है, मतलब अगेन खर्चा कर रहे हो आप, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है, और नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करो। तो ये आपको यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है क्योंकि आप गुड्स बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और गुड्स अकाउंट डेबिट तो लिखोगे नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे। तो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, 12,000 अमाउंट है, लिख दी 12,000 डेबिट में। फिर किससे ले रहे हो आप, सुभाष से ले रहे हो। सुभाष क्या है, सुभाष जी पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल ये बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये क्योंकि गुड्स दे रहा है ना, ये गुड्स, इससे गुड्स खरीदे जा रहे हैं,
तो ये गिवर है, तो इसलिए ये क्रेडिट होएगा। हो गया ना क्रेडिट टू सुभाष, वही 12,000 क्रेडिट में। ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब ये फर्नीचर और कैश दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। जो फर्नीचर है वो भी रियल अकाउंट में आता है, जो कैश है वो भी रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट ये बोलता है जो बिजनेस में आया उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से चला गया उसको क्रेडिट कर दो। तो परचेज फर्नीचर, फर्नीचर बाय किया, आया बिजनेस में, फर्नीचर को करो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश में खरीदा फर्नीचर तो कैश कम हो गया बिजनेस से, कैश चला गया, क्रेडिट बट गोज आउट, है ना। तो कैश को क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। अमाउंट आगे गिवन है आपको 6,000, 6,000 डेबिट में लिखो, 6,000 क्रेडिट में। अब मैं आपको अमाउंट का नहीं बताऊंगी, अमाउंट का आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे आगे अमाउंट दी होती है सेम, वही डेबिट में लिखनी होती है, वही क्रेडिट में। एंट्रीज बता रही हूँ मैं अब आपको, ठीक है, एंट्रीज समझा रही हूँ। 7 अप्रैल, डेट भी एज इट इज़ लिखनी होती है, मेन एंट्री है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेच दिए तो आपको इनकम हुई, गेन हुआ ना आपको, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया अपना। और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं कि जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं या गेन होते हैं उसको क्रेडिट कर दो। तो गुड्स बेच दिया आपने, तो गुड्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट तो करोगे नहीं। जैसे ऊपर परचेज गुड्स किए थे तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं किया था, परचेजेस अकाउंट डेबिट किया था, तो ऐसे इसमें सेल्स अकाउंट डेबिट होएगा, सॉरी डेबिट नहीं होएगा क्योंकि ये फ़ायदा हो रहा है ना आपको यहाँ पे, और फायदे को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट होएगा सेल्स अकाउंट। ये देखो 7 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट हुआ ना क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे आपको गेन हो रहा है गुड्स को बेचने पे। तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना, लिखना है सेल्स अकाउंट हमेशा। तो आपने गुड्स किसको बेचे, महेश को। अब महेश क्या पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आपने इसको गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू महेश, तो महेश के पास गुड्स आए, रिसीवर है ये रिसीव कर रहा है, तो इसको डेबिट कर दो महेश को, ये रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे इसकी अमाउंट 15,000 है, 15,000 डेबिट में डालो, 15,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट है एंट्री आपकी 10th अप्रैल, पेड कैश टू सुभाष, कैश दिया जा रहा है सुभाष को। ठीक है जी, दो चीज़ें इंक्लूड है, कैश और सुभाष। कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, तो जब हम सुभाष को कैश पे करेंगे तो कैश कम हो गया बिजनेस से, तो कैश चला गया बिजनेस से, चला गया, है ना। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, पहले कर दिया क्रेडिट। फिर उसके बाद कैश चला गया तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, बिजनेस से चला गया कैश। अब एक सुभाष है, दूसरा पर्सनल अकाउंट है, तो ये रिसीवर है, रिसीव कर रहा है ना कैश, पेड कैश टू सुभाष, रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है सुभाष। और पर्सनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये रिसीव कर रहा है तो सुभाष को क्या कर दो, डेबिट कर दो, 8,000। नेक्स्ट 12th अप्रैल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कैश रिसीव किया है, तो कैश आपको पता है रियल अकाउंट में फॉल करता है, मतलब रियल अकाउंट है कैश, और क्योंकि ये रिसीव हो रहा है तो बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो इसको डेबिट करो, पहले तो कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट है महेश, महेश पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है ना, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, तो ये गिवर है क्योंकि महेश कैश दे रहा है, इससे महेश से रिसीव हो रहा है कैश, तो महेश इज द गिवर, तो इसलिए इसको उठा के क्रेडिट करो टू महेश। एंड जो अमाउंट आगे गिवन है 10,000, इसमें डेबिट करो, 10,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम
रवि फॉर कैश। तो परचेज गुड्स खर्चा हो रहा है, गुड्स बाय हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है ये। और नॉमिनल अकाउंट कहता है जो एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करो, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हो गया डेबिट। फिर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, रवि भी दिया हुआ है। तो आप देखो, सिंपल सी बात है, जब आपको ये बोला होगा कि गुड्स परचेज किए जा रहे हैं कैश में, तो मतलब कि वो कैश में परचेज किए जा रहे हैं। अगर आपको ये बोला होगा कि गुड्स परचेज किए जा रहे हैं और आगे नाम लिख दिया, बस गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, जैसे ऊपर था गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, इसका मतलब पता है क्या है एग्जैक्टली क्या है अकाउंट्स की मीनिंग में? इसका मतलब ये है कि भाई उधार पे गुड्स खरीदे जा रहे हैं। पर जब कैश में खरीदे जा रहे होते हैं तब हम आगे मेंशन करते हैं फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। पर आगे अगर नाम आ गया तो इसका मतलब उधार पे खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने नाम भी दे दिया और ये भी बता दिया कैश में परचेज किए जा रहे हैं। तो ये नाम का क्या करना हमने, पेमेंट फुल सेटलमेंट होगी, गुड्स खरीद लिए, कैश दे दिया हमने। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ आपको, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि कैश जा रहा है ना आपके हाथ से, आप खरीदारी कर रहे हो, कैश जा रहा है ना बिजनेस से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखो, रवि नहीं होएगा क्रेडिट, कैश अकाउंट होएगा। कुछ चीज़ें समझने वाली है, कुछ चीज़ें याद रखने वाली है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैश नहीं दिया होता ना, अगर सिंपल ये बोला होता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो फिर हम रवि को क्रेडिट करते। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, 17 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अगेन खर्चा हो रहा है, खरीदारी हो रही है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आगे क्या है, रवि से परचेज किए जा रहे हैं गुड्स, रवि पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये रवि गुड्स दे रहा है, गिवर है ये, है ना। रवि से हम बाय कर रहे हैं ना गुड्स, तो ये गिवर हो गया, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, ये रहा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। आगे जो अमाउंट दी है डाल दो डेबिट क्रेडिट में। नेक्स्ट 18th, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब यहाँ पे गुड्स बेचे तो आपको इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं कि जो इनकम या गेन हो रहा है उसको उठा के क्रेडिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये अगेन, अगर यहाँ पे देखो सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को गुड्स बेचे जा रहे हैं कैश में। अगर यहाँ पे फॉर कैश नहीं होता ना और सिर्फ ये लिखा होता सोल्ड गुड्स टू सुरेश, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में बोला गया है कि जो इनकम या गेन हो उसको क्रेडिट करोगे, तो ये गुड्स बेचे तो इस पे आपको इनकम हुई तो ये क्रेडिट कर दिया आपने सेल्स अकाउंट। अब सुरेश है पर्सनल अकाउंट, मतलब अगर आगे फॉर कैश ना दिया हो तब बता रही हूँ, सुरेश है पर्सनल अकाउंट में आता है गिवर, ये रिसीवर है, सॉरी हाँ, गुड्स रिसीव कर रहे हैं ना रिसीव, इसको हम बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, तो इसके पास गुड्स आ रहे हैं तो ये रिसीवर है, तो सुरेश को डेबिट करते हैं हम, ठीक है जी। पर आगे लिख दिया कि इसको कैश में बेचे जा रहे हैं, तो क्योंकि आगे फॉर कैश आ गया ना तो कैश अकाउंट डेबिट होएगा। अब ये कैश अकाउंट डेबिट कैसे हुआ, गुड्स बेचे फायदा हुआ, कैश आया ना, कैश में बेचे है ना, तो कैश बिजनेस में आया, रियल अकाउंट कहता है जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट इसीलिए डेबिट हो जाएगा। ये रहा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 12,600। नेक्स्ट
सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब देखो आगे आ गया ना, ऊपर क्या था, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, नीचे आ गया सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब गुड्स बेचे जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है जो इनकम है उसको क्रेडिट करो, तो गेन हो रहा है आपको। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचने पे गेन हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। टू सुरेश, अब इसका मीनिंग देखो ट्रांजैक्शन का, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को गुड्स बेचे जा रहे हैं, तो ये रिसीव कर रहा है ना गुड्स को, आ रहे हैं ना इसके पास गुड्स, तो सुरेश का है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर है ये सुरेश, तो इसको डेबिट करो, तो सुरेश इसीलिए डेबिट हो जाएगा। आगे अमाउंट 7,000 डेबिट 7,000 क्रेडिट, ये दी हुई है यहाँ पे इसके आगे देखो, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री, बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीदी है कैश में, तो देखो मशीनरी और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है ना बिजनेस की, दोनों ही, मशीन भी और कैश भी। तो मशीन खरीदी, बिजनेस में मशीन आई, तो मशीन को करो डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, और क्योंकि कैश चला गया, कैश में खरीदी है ना मशीनरी, फ्री में तो नहीं लेके आए, तो कैश चला गया बिजनेस से। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दो क्योंकि बिजनेस से कैश चला गया, तो मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। 8,000 8,000 ये दी हुई आगे अमाउंट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंट्री देखो, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, कैश निकलवाया जा रहा है ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने आपको बताया था जब बिजनेस का ओनर या बिजनेस का ओनर मतलब मालिक बिजनेस से अपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकलवाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये खर्चा हो गया ना, मतलब ये पता चल गया आपको कि ड्राइंग्स बोलते हैं जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है। और उस चार्ट में आपने ये देखा था जो ड्राइंग्स अकाउंट था वो पर्सनल अकाउंट में आता है ना पर्सनल अकाउंट में, जिन्होंने अच्छे से वो चार्ट देखा होगा। तो खर्चा हो गया ये ड्राइंग्स, सॉरी खर्चा नहीं, क्योंकि वो ड्राइंग्स मतलब पैसे निकलवा रहा है, ड्राइंग्स हो रही है उसकी, तो जो प्रोप्राइटर है उसके पास कैश आ रहा है ना कैश ड्राइंग्स की फॉर्म में, तो इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ कैश मतलब दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एक तो ड्राइंग्स है और एक कैश है। तो वो बिजनेस से पैसा निकलवा रहा है तो बिजनेस कैश रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट कहता है कि जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो आ रहा है वो उसको डेबिट कर दो। तो कैश बिजनेस से चला गया, ऑफिस से इसने पैसे निकलवा लिए, कैश निकलवा लिया इसने ऑफिस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ऑफिस से कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा उसके पास आ गया, प्रोप्राइटर के पास निकलवा लिए ना उसने। और ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो चीज़ रिसीव हो रही है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 27 अप्रैल को पेड रेंट, तो रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। उसमें पीछे डबल एंट्री सिस्टम में कराया ना मैंने आपको, रेंट नॉमिनल में आएगा, पर यही रेंट अगर आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड रेंट की फॉर्म में आ जाता है तो फिर वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, है ना, किया ना हमने पीछे। तो ये अकेला रेंट दिया हुआ तो मतलब इसका मतलब तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो, आप लगा लो या जिसका ये बिजनेस है वो, तो खर्चा हो रहा है, खर्चे को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप रेंट पे कर रहे हो तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है ना, पे कर रहे हो ना, आप क्या पे कर रहे हो, कैश ही तो पे कर रहे हो, तो कैश चला गया बिजनेस से, तो कैश को करो क्रेडिट, क्योंकि रूल ये कहता है रियल अकाउंट का क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, देखो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। आगे अमाउंट डाल दो 400 400 ये दी हुई है देखो। फिर पेड वेजेस, वेजेस पे की है एम्प्लॉयज़ की दी होगी, है ना, जो काम कर रहे हैं बिजनेस में,
तो ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। अगेन वेजेस, खर्चा कर रहे हो आप तो खर्चे को डेबिट करोगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि वेजेस पे कर रहे हो तो कैश चला गया आपके बिजनेस से तो कैश क्रेडिट होएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 450। फिर पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी पे कर रहे हो आप। अगेन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंस को क्रेडिट करो तो सैलरी अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि एक्सपेंस को डेबिट करो तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो गोपाल है ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है सैलरी, इसको सैलरी दी जा रही है, पेड सैलरी टू गोपाल, ये रिसीव कर रहा है सैलरी। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये रिसीवर है इसलिए गोपाल डेबिट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि डेबिट तो सैलरी अकाउंट हो रहा है ना। अब आप यही सोचोगे, अब जो मैंने यहाँ पे बोला पेड सैलरी पे कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, चलो जी सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। फिर दूसरा देखोगे ये गोपाल आ गया तो गोपाल को सैलरी मिल रही है तो ये रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट कहता है जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो। तो दोनों चीज़ को डेबिट कैसे कर सकते हो? एक को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, एक को डेबिट कर रहे हो दूसरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें डेबिट तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें ये तो पक्का है कि सैलरी दी जा रही है, नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है, खर्चा है तो ये डेबिट होएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होएगा, ये तो सही है इतना। अब यार एक पहलू इसका ये भी तो देखो आप कि सैलरी पे कर रहे हो तो आपके बिजनेस से कैश कम हो रहा है। तो रियल अकाउंट बोलता है बिजनेस से जो चला गया यानी कि कैश चला गया तो इसको क्रेडिट कर दो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा। ठीक है ना। अगर आपने वो हिसाब लगाया जो मैंने अभी आपको पहले बताया उस तरीके से तो दोनों डेबिट हो रहे हैं। दोनों डेबिट थोड़ी ना होंगे, एक चीज़ डेबिट होएगी दूसरी क्रेडिट होएगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब आप सैलरी दे रहे हो ना तो आपके बिजनेस से कैश कम हो रहा है तो कैश चला गया आपके बिजनेस से तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। चलिए जी आगे, रिसीव्ड कमीशन रिसीव हो रहा है। कमीशन किस में फॉल करता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता, याद नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो को पीछे लेके जाओ और उस चार्ट को याद करो जो मैंने बोला था कि ये याद कर लो। पर्सनल में ये आता है, रियल में ये आता है, नॉमिनल में कितने सारे थे। नॉमिनल में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, है ना, रेंट, वेजेस, बहुत कुछ था। तो ये कमीशन इसको रिसीव हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है, नॉमिनल अकाउंट की जितने भी इनकम्स या गेन हो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर गेन हो रहा है या इनकम हो रही है उसको क्रेडिट कर दो और जो एक्सपेंस है उसको डेबिट कर दो। तो ये कमीशन रिसीव हो रहा है, मिल रहा है आपको, तो गेन हो रहा है आपको, तो इसलिए इस कमीशन को क्या करो? क्रेडिट। अब ये कमीशन किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है आपको? कैश की फॉर्म में, है ना। कमीशन के नाम पे रिसीव हो रहा है पर रिसीव तो कैश हो रहा है, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, है ना। कमीशन मिला आपको, बिजनेस में कैश आया तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है जी। कमीशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो गेन है और नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो गेन है उसको क्रेडिट कर दो। और क्योंकि आपके बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट कहता है जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, मतलब कैश प्रॉपर्टी है और जो चीज़ आ रही है बिजनेस में उसको डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर टोटल कर दो जितने भी ये है ना एंट्रीज की है यहाँ पे, ये सारे, इनका सारा डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल,
यहाँ टोटल कर दो, ये सेम आना चाहिए। सेम ही आएगा जब डेबिट क्रेडिट आप इक्वल करते जा रहे हो, जो अमाउंट डेबिट में डाल रहे हो वही क्रेडिट में डाल रहे हो, तो जब टोटल करोगे तो सेम ही आएगा डेबिट क्रेडिट का, तो सेम आना चाहिए। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। चलिए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पिक करते हैं, और इसमें मैं आपको सारे नहीं समझाऊंगी, जो पहले करा चुकी हूँ पहले इलस्ट्रेशन में वो नहीं कराऊंगी, उनसे हटके जो अलग है वो कराऊंगी। देखो 3 मई 2011 गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। तो गुड्स परचेज किए, मतलब गुड्स परचेज किए जा रहे, खर्चा हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चे को डेबिट करो, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, फ्रॉम अजय तो ये गिवर है, पर्सनल अकाउंट कहता है गिवर को क्रेडिट करो, तो परचेजेस अकाउंट टू अजय, तो ये रहा परचेजेस अकाउंट टू अजय। आगे अमाउंट दी हुई है 120, तो 120 डेबिट 120 क्रेडिट। ठीक है जी। यार मेरे फ़ोन की बैटरी 29% है, तो क्योंकि इसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम है, तो मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो में, मतलब मैं आपको देखो जर्नल एंट्रीज वैसे मैंने आपको समझा दी, अब मैं आपको वो वाली एंट्रीज करवा रही हूँ जो पहले इलस्ट्रेशन में नहीं कवर हुई, जो थोड़ी अलग है, तो वो एंट्रीज कवर करा रही हूँ। उसके बाद कैश बुक और लेजर बहुत ही मतलब 5-10 मिनट का काम है बस, अगर आपको एंट्रीज आ गई तो वो बहुत छोटा काम है। तो अगर वो तब तक मेरी बैटरी रही 3-4% तक, तो मैं करा दूंगी आपको इसी वीडियो में कवर, अदरवाइज़ मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके, अगर मैंने दूसरी वीडियो बनाई उसकी कैश बुक की और लेजर की, तो आप डायरेक्ट उस पर स्विच कर सकते हो क्लिक करके। पर अगर बैटरी रही तो मैं इसी वीडियो में कैश बुक और लेजर करा दूंगी जर्नल एंट्रीज के बाद, जहाँ तक मेरा हिसाब है हो ही जाएगा। बस ये कराना है मैंने, इसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट समझाना है, उसकी एंट्रीज करानी है, थोड़ी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद कैश बुक और लेजर। तो देखते हैं इसी वीडियो में कवर होएगा या नेक्स्ट में। ठीक है जी। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, तो परचेजेज अकाउंट टू अजय, आगे जो अमाउंट है डेबिट क्रेडिट कर दो। फिर अगले ट्रांजैक्शन में गुड्स रिटर्न टू अजय, कह रहा है कि अजय को गुड्स रिटर्न करती है, जो ऊपर खरीदे थे ना तो इसको वापस करती है, सारे वापस नहीं किए, 120 के इससे खरीदे थे और 5000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो देखो ये जो अजय है ये पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गुड्स रिटर्न टू अजय, तो इसको गुड्स रिटर्न किए हैं, तो ये रिसीवर है अजय, रिसीव कर रहा है गुड्स, तो इसको डेबिट करेंगे, अजय को कर दिया डेबिट, अजय डेबिट टू, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं ना गुड्स, अब जो हमने परचेज की उसको रिटर्न कर रहे हैं, अपनी परचेज की हुई को रिटर्न कर रहे हैं, तो टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी। आगे अमाउंट दी है 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू राजीव, इसको गुड्स सोल्ड किए हैं, तो आपने सेल किए तो आपको गेन हुआ इस पे, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो भी गेन हुआ उसको क्रेडिट करो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, राजीव क्या पर्सनल अकाउंट है, तो ये रिसीवर है, गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं, इसे बेचे जा रहे हैं, तो ये गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीवर है तो डेबिट करो राजीव को और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो राजीव टू सेल्स अकाउंट। आगे जो अमाउंट दी हुई है 40,000 की, 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट। नेक्स्ट बोला हुआ है राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, कह रहे कि राजीव ने वापस कर दिए 10% जो उसने गुड्स खरीदे थे उसका 10% वापस कर दिया, तो मतलब 40,000 के खरीदे थे, इसमें से 10%, 40,000 में से 10% उसने वापस कर दिया। पहले एंट्री देख लेते हैं क्या होगी, फिर अमाउंट बताती हूँ कैसे निकालेंगे। देखो एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने गुड्स बेचे थे तो वो वापस हो रहे हैं, तो क्या हो रही है सेल्स रिटर्न, मतलब जो हमने सेल की थी वो रिटर्न हो रही है, हमें रिटर्न की जा रही है, तो सेल्स रिटर्न। ऊपर हमने गुड्स बाय किए थे, परचेज किए थे, तो जब गुड्स हमने परचेज किए थे तो वापस किए, तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखो। तो राजीव रिटर्न
10% ऑफ गुड्स। राजीव क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राजीव ने रिटर्न कर दिए तो इसकी ओर से चले गए। गिवर है ना, ये दे रहा है ना गुड्स को, रिटर्न कर रहा है, तो गिवर को क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में? क्रेडिट। तो राजीव को करो क्रेडिट। और फिर डेबिट क्या होएगा? सेल्स रिटर्न हो रही है ना, सेल जो बेचे थे, जो सेल की थी उसको रिटर्न किया जा रहा है, सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता चल गई कि राजीव क्रेडिट होएगा क्योंकि ये गिवर है, वापस कर रहा है, इसके ओर से गुड्स जा रहे हैं, गिवर है ये, तो ये क्रेडिट होएगा। तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बात है डेबिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 10% गुड्स वापस किए जा रहे हैं, तो 40,000 का एक तरीका तो ये है, 40,000 एक तरीका तो ये है निकालने का, है ना, कटिंग करके 4,000 आ जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, 40,000 का 10% निकालना है ना। पता है क्या करो, ये 40,000 है ना, जो राइट साइड में याद रखना है, राइट साइड में जो डिजिट है, एक डिजिट है, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है जी, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट। कितना बचा? 4,000। मतलब इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दो, क्या बचा? 4,000। आ गया 10%। अब फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 2, 3, 4 ये अमाउंट है, इसका आपने 10% निकालना है। तो ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या करो, जो लास्ट डिजिट है ना, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो इसका 10% पता है क्या बनेगा? 5,623.4। 56 ये कितना था टोटल? ये 56,234। तो इसका 10% पता है क्या आएगा? 5,623.4। ठीक है, पता चल गया। और 1% पता है कैसे निकालते हैं? 1% 10% तो निकल जाएगा अगर एक डिजिट के इधर पॉइंट लगा दोगे। 1% पता है कैसे निकलेगा? अगर आप 2 डिजिट के इधर, राइट साइड के 2 डिजिट के यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। तो मतलब 1% क्या होएगा इसका? 562.34। 1% 563.34 और 10% कितना आएगा? 5,623.4। ये तरीका होता है शॉर्टकट। 10% ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गिवन हो, 50,000 दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 5,000, 50,000 का 10% 5,000। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट थी पहले वाली से, तो मैंने इसलिए आपको कराई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में तो अभी मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट समझाना है। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज। ये वो डिस्काउंट होता है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर द्वारा रिटेलर्स को दिया जाता है। ठीक है, देखो पहले पता क्या होता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, फिर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर फिर उसको स्टोर करके रखता है बड़े बड़े गोडाउन्स में। ठीक है, स्टोर करके रखता है, इसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी होती है। फिर इससे होलसेलर से ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, ये खरीदते हैं सामान होलसेलर से, और फिर जो जिनसे हम खरीदते हैं ना सामान, जिनसे कस्टमर खरीदते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं। यानी कि हम जो मार्केट में जाते हैं ना सामान खरीदने, वो रिटेलर्स होते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर। कौन अलाउड करता है? होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर। किसको? टू द रिटेलर एट द फिक्स परसेंटेज। और पता चल गया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जब रिटेलर को किसी फिक्स परसेंटेज पे डिस्काउंट अलाउ करता है। फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड। देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कैश डिस्काउंट रिटेलर कस्टमर को देता है। देखो ये तो पता चल गया ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को देता है। पर कैश डिस्काउंट क्या होता है?
कैश डिस्काउंट में ये नहीं लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में कि भाई रिटेलर कस्टमर को देता है, नहीं, बस ये लिखा हुआ है कि ये कस्टमर को अलाउ किया जाता है कैश डिस्काउंट ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। इमीडिएटली अगर वो पेमेंट करता है तो उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रमोट और अर्ली पेमेंट, मतलब कि वो जल्दी पेमेंट कर दे तो उसको प्रमोट करने के लिए, इमीडिएटली पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ पीरियड के अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसको कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ठीक है जी, पता चल गया ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्या होता है। डिफरेंस अपने आप पढ़ लेना, मैं करा रही हूँ आपको एंट्रीज इसकी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3, June 1st 2005 पेड कैश टू महेश। तो पेड कैश टू महेश, देखो कैश पे किया जा रहा है तो कैश बिजनेस से गया, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है तो बिजनेस से जो चला गया उसको क्रेडिट करोगे, बिजनेस में जो है उसको डेबिट, तो कैश गया तो कैश तो क्रेडिट होएगा, ये तो पता चल गया। ये देखो हो गया क्रेडिट। फिर कैश किसको दिया जा रहा है, महेश को, तो ये रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो महेश को क्या करो, डेबिट करो, क्योंकि ये कैश रिसीव कर रहा है तो महेश क्या हो गया, डेबिट हो गया। फिर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, पेड कैश टू महेश, महेश को कैश पे किया और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। देखो हमने कैश पे किया महेश को, तो उसने जब हमने पढ़ा ना कैश डिस्काउंट कि जब इमीडिएटली पेमेंट कर देता है कस्टमर तो उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमने तभी फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी होगी तो हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। तो कैश डिस्काउंट मिल गया तो हमें फ़ायदा हो रहा है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें रिसीव हो रहा है किससे, फ्रॉम हिम, महेश से हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो एक तरह से ये फ़ायदा हो रहा है ना, हमें गेन हो रहा है ना। कितने का, 400 रुपये का, आगे देखो अमाउंट दी हुई है 400, तो ये गेन हो रहा है हमें, तो ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। गेन को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट। या फिर आप ऐसे हिसाब लगा लो, जहाँ पे कैश की एंट्री आएगी ना, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है मतलब उसमें सिर्फ जब आप कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हो सिर्फ इसमें, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो जो भी डिस्काउंट वाला पार्ट है वो कैश के साथ ही आएगा। देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या जो रूल है उसके अकॉर्डिंग याद रख लो। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, हमें 400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है जो आपको गेन या इनकम होती है उसको क्रेडिट करो, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितने से, 400 से ही होएगा, ऑब्वियसली बात है। और कैश कितना दिया जा रहा है महेश को, कितना जा रहा है बिजनेस से, 9,600, तो 9,600 कैश के आगे, और टोटल कितना बना, 10,000, तो महेश के आगे 10,000 आ जाएगा। डेबिट 10,000, क्रेडिट क्या होएगा, 9,600 और 400 इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट है ना इक्वल, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000। फिर अगली एंट्री देख लो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, तो कैश रिसीव हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, रियल अकाउंट में आता है कैश, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो डेबिट हो जाएगा कैश। फ्रॉम अरुण से रिसीव हो रहा है, तो अरुण गिवर है ना, पर्सनल अकाउंट कहता है जो गिवर है उसको क्रेडिट करो, तो अरुण क्रेडिट हो गया और कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया ना। और क्योंकि मैंने बोला था कि अगर वैसे दिमाग नहीं चलता तो ये जो डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है, तो मैंने बोला था जहाँ पे कैश की एंट्री होगी उसके साथ ही डिस्काउंट वाली एंट्री आती है, तो कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया। अब देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, हमें रिसीव हुआ कैश अरुण से, हमने कैश लेना था उससे, तो इसने इमीडिएटली पेमेंट कर दी होगी, तो हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। जैसे हमने कैश की पेमेंट इमीडिएटली कर दी थी तो हमें डिस्काउंट मिल गया था, तो ऐसे ही इसने हमारी पेमेंट इमीडिएटली कर दी, अरुण ने
हमको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, फिक्स्ड पीरियड के अंडर कर दी, तो इसलिए हमें फिर इसको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। तो जब हमने इसको और उनको डिस्काउंट दिया 100 रुपये का, है ना, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो हमें क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ गया। तो लॉस हो गया, मतलब कि खर्चा हो गया। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उसको डेबिट करो, तो इसीलिए ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है जी। कितने से डिस्काउंट कितने का दिया, 100 का। कैश में ऑब्वियसली बात है, जो आगे लिखा हुआ है 4,900 और अरुण में फिर आपका टोटल ये 5,000 चला जाएगा। अब ऊपर कैश डिस्काउंट की तो मैंने करा दिया आपको एंट्रीज, समझा दी। एक ट्रेड डिस्काउंट की भी समझ लो। जून 20 देखो, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, पहले बस इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, इसकी बाद में करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, कह रहे कि गुड्स बेचे तो आपको फायदा हुआ। नॉमिनल अकाउंट कहता है जो फायदा हुआ उसको क्रेडिट करो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होएगा। कर दिया जी क्रेडिट, ये रहा, ठीक है। फिर गोपाल पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीव कर रहा है ना गुड्स को, इसको बेचे जा रहे हैं, तो ये रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट कहता है जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, तो गोपाल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हो गया डेबिट, एंट्री होगी, आगे समझ में। अब लिस्ट प्राइस था हमारे पास 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था ना 10% कैसे निकालना है। 60,000 का 10%, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, है ना, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो कितना बचा, 6,000। मतलब 60,000। यार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है। बस यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाओ, बचा 6,000। 60,000 का 10% 6,000, तो 6,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो लिस्ट प्राइस क्या था, 60,000, और 10% 60,000 का 6,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 60,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 54,000 आ जाएगा आपका। तो 54,000 डालोगे आप, 54,000 डेबिट करोगे, 54,000 क्रेडिट, इसी में ही, ठीक है। क्योंकि आगे बता दिया आपको कि 60,000 लिस्ट प्राइस और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसको डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से माइनस करके कैलकुलेट करके फिर डेबिट क्रेडिट करोगे आप। एंट्री तो आपको आ ही गई समझ में, ठीक है जी। अगली भी वही सेम ट्रेड डिस्काउंट वाली है, बस ऊपर गुड्स सेल किए थे हमने, सोल्ड किए थे, नीचे परचेज कर रहे हैं। तो वो एंट्री तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, परचेजेस गुड्स वाली पहले इलस्ट्रेशन में कवर हो गई। बस ट्रेड डिस्काउंट समझाना था मैंने आपको, और कैश डिस्काउंट वो मैंने आपको दिया समझा। तो ये थी सारी आपकी जर्नल एंट्रीज। इसमें देखो, जैसे कि जो बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपकी बुक्स में दी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी देख लो, एक ये भी यार इसमें भी वही सेम रूल लगेगा, ये कोई अलग नहीं है। देखो जैसे पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, आपने बैंक में पे किया अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, 25,000 आपको देने पड़े, क्योंकि आपने अकाउंट खुलवाना है ना, करंट अकाउंट। तो आपने बैंक में पैसे दिए 25,000, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, देखो बैंक इंक्लूड है इसमें। पहले तो देखो बैंक क्या है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। किया था ना हमने पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो इंडिविजुअल के अकाउंट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स होते हैं, कंपनी के अकाउंट्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन में ये बैंक आ गया, तो बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्योंकि ये कैश रिसीव कर रहा है, कैश आ रहा है ना इसके पास, देखो पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया जा रहा है, तो ये रिसीव कर रहा है, तो ये रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट को क्या करो, डेबिट, ठीक है। तो यार आप करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जब पे कर रहे हो तो आपके बिजनेस से पैसा चला गया, कैश कम हो गया ना, तो रियल अकाउंट कहता है कि जो बिजनेस से गया उसको क्या करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना, 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। बस ये भी आपकी एंट्रीज वैसे जाएंगी सेम, बस अकाउंट पहचानना आपने, नॉमिनल है, पर्सनल है या रियल है, जौन सा भी है उसमें वो रूल लगाओ और उसको डेबिट कर दो, डेबिट हो रहा है डेबिट कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो उसको। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज।